अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 पे बात करेंगे CS401 के। और ये है आपके पास सब रूटीन्स के बारे में। ठीक है, आपके पास सबसे पहले बात आती है कंडीशनल जंप की। ठीक है, अब कंडीशनल जंप क्या है इसको हम देखते हैं डिटेल से। अब उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ में बात करता है मूल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मूल इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये मल्टीप्लाई करती है 8 और 16 बिट्स को। ठीक है, मूल 8088 में आपके पास मूल इंस्ट्रक्शन होती है जो कि 8 बिट और 16 बिट को मल्टीप्लाई कर सकती है। लेकिन आपके पास ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, आपके पास वो ज़्यादा लार्ज साइज में भी हो सकते हैं, वो 32 बिट की भी हो सकते हैं, और आपके पास 64 बिट की आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि आपके पास जो ये मल्टीप्लिकेशन की जो एप्लीकेशन है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक जगह पे यूज़ हो। ठीक है, ये आपको बार बार यूज़ करना पड़ सकती है। ठीक है, आप जब इसको रीअप्लाई करेंगे और आपको किसी दूसरी जगह भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको एल्गोरिथम वाइज आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर वो आपको 100 प्लेसेस पे ये एप्लीकेशन चाहिए मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बारी बारी वो एप्लीकेशन आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वही है कि कंडीशनल जंप को यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंडीशनल जंप की एप्लीकेशन आती है। ठीक है, तो अब आप सोल्यूशन आपके पास क्या है कि आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हम ऊपर बात कर रहे थे, इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने कोड को लिखना है, राइट द कोड एट वन प्लेस विद द लेबल, और फिर आप उस लेबल पे आप जाके जंप करें जब भी आपको वो कोड चाहिए। ठीक हो गया। तो लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपके पास 100 पोजीशंस हैं। ठीक है, तो आप कहाँ पे जंप करेंगे। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में यही बात लिखी है कि विच ऑफ द 100 पोजीशंस इन द कोड शुड वी जंप। ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि आप जंप करें डिजायर्ड पोजीशन पे, लेकिन वो वहाँ पे उसको आपको एग्जैक्टली मेंशन करना पड़ेगा। फिर आगे इस पैराग्राफ में ये बात करता है कि आपके पास इंस्ट्रक्शन एक दूसरे के साथ जो है ना टाई होती हैं, एक दूसरे के साथ आप जुड़ी होती हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आपके पास थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। इस तरह आपके पास इंस्ट्रक्शंस टाई होती हैं एक दूसरे के साथ। अब कंडीशनल जंप की बात कर रहा है कि कंडीशनल जंप आपके पास या तो राइट होगा या आपके पास लेफ्ट होगा। ठीक है, इसमें रिटर्न का कंसेप्ट नहीं है कंडीशनल जंप में। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव वाइज भी आ सकता है कि ये या तो राइट को मूव करता है या लेफ्ट को। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिटर्निंग, ये आपके सामने लिखा है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दो पैराग्राफ में यही बात हो रही है कि आपने राउंड अबाउट को या आपने यू टर्न को आपने क्रिएट करना है। ठीक है, कि जब आपकी मर्जी होगी, मीन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप वापस आ जाएंगे, आप रिटर्न बैक हो जाएं। ठीक है, आपने राउंड अबाउट आपने क्रिएट करने हैं, आपने यू टर्न क्रिएट करने हैं, और ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास टेम्पोररी डाइवर्जन होंगी, मीन्स परमानेंट आपके पास डाइवर्जन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टेम्पररी डाइवर्जन के लिए आपने वही यहाँ पे इसी में बात कर रहा है कि वी वांट टू क्रिएट अ राउंड अबाउट ऑफ बबल सॉर्ट अनदर राउंड अबाउट ऑफ आवर मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। ठीक है, कि बबल सॉर्ट के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के लिए भी आपको जो है एक राउंड अबाउट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अब यही बात कर रहा है कि डाइवर्जन जो आपके पास जो राउंड अबाउट्स हैं, ये आपके पास टेम्पोररी होने चाहिए। ठीक है, डाइवर्जन शुड बी टेम्पोररी एंड नॉट परमानेंट। अब ये जो कॉल एंड आर ई टी, अब मैं ये सारी जो बातें होती हैं समरीज वाइज, ये मैं यहाँ आपके लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो परमानेंट आपके पास डाइवर्जन कौन सी है, 88 में जंप। ठीक है, यही बात यहाँ पे हो रही है। और जो आपके पास टेम्पोररी डाइवर्जन है वो आपके पास कॉल है। ठीक है, टेम्पोररी वाइल द इंस्ट्रक्शन फॉर टेम्पोररी डाइवर्जन इज द कॉल इंस्ट्रक्शन। अब क्या करती है कॉल, आपके पास टेम्पोररी डाइवर्जन को अलाउ करती है, यही बात यहाँ पे लिख दी है, कॉल टेम्पोररी डाइवर्जन, और इसलिए आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है। अब आप ये कहता है यहाँ पे कि आप परमानेंट डाइवर्जन को यूज करते हुए आप टेम्पोररी डाइवर्जन अचीव कर सकते हैं।
ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि परमानेंट डाइवर्जन को यूज़ करते हुए आप टेम्पररी डाइवर्जन अचीव कर सकते हैं। और वो आप कैसे करेंगे? ठीक है, उसमें इसने एक दो ऑप्शन बताई हैं कि आपने जंप इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, और जंप क्या लेगा आपको? टेक्स रजिस्टर एज एन आर्गूमेंट, ये बात यहाँ पे लिखा है मैंने। दिस इज नॉट पॉसिबल बट दिस इज नॉट द वे इट इज डन। ये उसने फर्स्ट तरीका बताया है टेम्पररी डाइवर्जन को अचीव करने का, कि आप जंप इंस्ट्रक्शन को आप यूज करें और एज अ रजिस्टर उसको जो रजिस्टर है वो एज आर्गूमेंट पास करें। लेकिन जी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब दूसरा क्या तरीका है टेम्पररी डाइवर्जन को अचीव करने का? कि आपने कॉल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, सॉरी, कॉल इंस्ट्रक्शन को फॉलोड बाय अ लेबल, जस्ट लाइक JMP इज फॉलोड बाय अ लेबल। ठीक है, तो ये आपके पास नेचुरल वे है। इस तरह से आप जो है टेम्पररी डाइवर्जन है वो आप अचीव कर सकते हैं। आप कॉल इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे और उसके बाद आप लेबल मेंशन करेंगे। ठीक है, यूज द कॉल इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय अ लेबल। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हम तो राउंड अबाउट क्रिएट करने थे ना, तो वी नीड टू रिटर्न। तो अब उस राउंड अबाउट के लिए क्या हुआ? आपने पहले कॉल इंस्ट्रक्शन को कॉल इंस्ट्रक्शन को यूज किया, फिर आपने उसके बाद RET इंस्ट्रक्शन को यूज करना है। ठीक है, पहले कॉल और उसके बाद RET। RET क्या करेगा? वी नीड टू रिटर्न द RET इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। The word return holds in its meaning that we are to return from where we came। ठीक है, तो RET ये होल्ड करता है कि हम जहाँ से आए हैं हमने वापस उसी जगह पे जाना है। RET इंस्ट्रक्शन, मैं रिपीट करूँ, RET इंस्ट्रक्शन ये होल्ड करती है कि हम जहाँ से हम आए हैं वहीं हमने दोबारा जाना है, रिटर्न बैक। ये बात लिखा है कि रिटर्न RET टेक्स नो आर्गूमेंट एंड ट्रांसफर कंट्रोल बैक टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल। ठीक है, सो आपके पास दोबारा से आपके पास जो है जो कंट्रोल वापस चला जाता है जहाँ, ठीक है, कॉल को फॉलो करने के बाद। और RET आपके पास नो आर्गूमेंट, कोई आर्गूमेंट नहीं लेता, और ये राउंड अबाउट और यू टर्न क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज होती है। ऑब्जेक्टिव वाइज आपको पता होना चाहिए। कॉल इंस्ट्रक्शन है कॉल टेक्स अ लेबल एज एन। अब ये दो दो को इस पूरे पैराग्राफ में कॉल और RET को कंपेयर कर रहा है, इनके फंक्शन को। ये बात कर रहा है कि कॉल आपके पास एज आर्गूमेंट लेगी लेबल को। ठीक है, हमने कहा था कि कॉल के बाद लेबल आएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे हम कर चुके थे ना, कि कॉल इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय अ लेबल। तो वो कॉल क्या करेगी? एज अ आर्गूमेंट लेबल को लेगी और ठीक है उस लेबल से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी। ठीक है, until the RET instruction is encountered and takes execution back to the instruction following the call। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन वापस RET के पास चली जाएगी। अब ये पूरे पैराग्राफ में आगे जो बात हो रही है वो ये है कि ये कॉल और RET आपके पास एज अ पेयर काम करती हैं। ठीक है, दोनों एक साथ काम करती हैं, लेकिन इनका जो फंक्शनिंग है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। कोई दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। ठीक है, टेक्निकली दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर कॉल है तो वो ये कंप्लेन नहीं करेगी कि RET का होना ज़रूरी है, और अगर RET एग्जीक्यूट हो रही है तो वो ये कंप्लेन नहीं करेगी कि कॉल का मौजूद होना ज़रूरी है। दोनों एज अ पेयर काम करती हैं, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। ये बात पूरी इस पैराग्राफ में हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को जब हम डिफाइन की बात करते हैं कि ये पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जो चेंज हो सकते हैं फ्रॉम इन्वोकेशन टू इन्वोकेशन, और ये क्या होंगे? शुड बी पास्ड फ्रॉम द कॉलर टू द सब रूटीन और कॉल्ड पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स की आपके पास डेफिनेशन है, पास फ्रॉम कॉलर टू सब रूटीन्स। आपके पास पैरामीटर कॉलर से सब रूटीन की तरफ पास होते हैं, और ये इन्वोकेशन टू इन्वोकेशन आपके पास चेंज होते हैं। और ये आपके पास क्या है? पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इन पैरामीटर्स को पास सब रूटीन को पास होने के लिए कोई तरीकाकार भी होना चाहिए। अब ये पैरामीटर्स कैसे पास होते हैं? ठीक है, इनके लिए आप रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वेज टू यूज़ रजिस्टर्स एज अ पैरामीटर। ठीक हो गया कि आप रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे इन पैरामीटर्स को पास करने के लिए टू द सब रूटीन। अब कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करती है? कॉल दो काम करती है, IP को चेंज करेगी या SP को चेंज करेगी।
ये बात यहाँ पे लिखी है, कॉल मैकेनिज्म डज नॉट चेंजेस रजिस्टर एक्सेप्ट आईपी एंड एसपी। ठीक है, कि कॉल आपके पास आईपी को चेंज करेगी, आईपी एड्रेस को, और एसपी को भी चेंज करेगी। आगे आपके पास बात हो रही है आवर फर्स्ट सब रूटीन की। तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर में नहीं आती, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो वही बात जो मैं पहले बात कर चुका हूँ बार बार, कि RET आपके पास रिटर्न के लिए यूज होती है। टू रिटर्न वी प्लेस RET टू रिटर्न फ्रॉम वेयर वी कॉल द सब रूटीन। तो रिटर्न पर्पज के लिए आप RET को यूज करते हैं। आगे आ जाएंगे, आप खुद देख लें अगर आपको जो है ना, देख सकते हैं। यहाँ पे वही बात कर रहा है कॉल और RET की, कि आप कॉल आपके पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आप जाके लैंड करेंगे, और जब RET होगा तो फिर आप लैंड बैक टू आवर टर्मिनेशन इंस्ट्रक्शन, आप दोबारा वापस चले जाएंगे। अब ये बात कर रहा है कि जब आप स्टैक को यूज करेंगे, ठीक है, स्टैक, तो फिर कॉल और RET के साथ ऑटोमेटिकली स्टैक यूज होता है। ठीक है, अब ये स्टैक है क्या? ठीक है, स्टैक इज यूज विद कॉल एंड RET। ठीक है, कि स्टैक का एड्रेस क्या है, कि कंसेप्ट क्या है, कि द आइडिया इज वन दैट वन हु इज डिपार्टिंग स्टोर्स एड्रेस टू रिटर्न एट अ नोन प्लेस। ठीक है, कि जहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे उसने जाना है वो उसको एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, हु इज डिपार्टिंग स्टोर्स द एड्रेस टू रिटर्न एट अ नोन प्लेस। ठीक है, कि उसने कहाँ वापस जाना है। ठीक है, ये स्टैक का इस तरह का हम आगे डिटेल से देखते हैं इसको। और यहाँ पे आपके पास कॉल और RET जो है ना कोऑर्डिनेट करती हैं दोनों इंस्ट्रक्शंस। हाउ दिस प्लेस इज एक्चुअली यूज्ड बाय द कॉल एंड RET इंस्ट्रक्शन विल बी डिस्क्राइब्ड। तो ये आपके पास यानी यहाँ पे आपका कॉल और RET कोऑर्डिनेट होती हैं। आगे चलते हैं, और सब रूटीन टू सॉर्ट एलिमेंट्स इज डिस्ट्रॉइंग द, देखें अब ऊपर जो एग्जांपल है उसमें उसने एक शॉर्ट कमिंग बताई है, कि जो जब आप द सब रूटीन टू सॉर्ट द एलिमेंट्स, कि वो, ठीक है जी, जो सब रूटीन जिससे एलिमेंट की सॉर्टिंग हो रही है, इसकी शॉर्ट कमिंग क्या है? ये रजिस्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है जी, ये बात मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, कि सब रूटीन टू सॉर्ट एलिमेंट इज डिस्ट्रॉइंग द रजिस्टर्स। और वो कौन से रजिस्टर्स हैं? AX है, CX है, DX है, SI। इन रजिस्टर्स को ये सब रूटीन डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, तो इसलिए आपने केयरफुल रहना है कि इन रजिस्टर्स में आपके पास कोई डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही बात यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में मेंशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके पास इस जो शॉर्ट कमिंग है, जो रजिस्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, इसको आपने रिमूव कैसे करना है? इसके लिए आप स्टैक यूज करेंगे। अब स्टैक का आपके पास कंसेप्ट क्या है, कि फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर। ठीक है, स्टैक आपने के जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आपके पास आएगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि जो सबसे लास्ट में आपके पास एलिमेंट, सबसे लास्ट में जो आपके पास एलिमेंट इंटर होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, यही बात आपके पास यहाँ पे हो रही है। और पुश का मतलब क्या है, कि जब आप स्टैक पे, जब आप टॉप पे एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे तो उसको आप पुश कहते हैं। और पॉप का मतलब क्या है, कि रिमूविंग फ्रॉम द टॉप। यही बात यहाँ पे लिखी है, कि आप टॉप पे जो प्लेस करेंगे उसको आप पुश कहेंगे, और रिमूव करेंगे पॉप को। अब आपके पास देखें, जो अब ये बात हो रही है कि आपके पास आपने टॉप से रिमूव करना है, तो उसका यही मतलब है कि उसके ऊपर कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जबकि आप उस कैन नॉट रिमूव एन एलिमेंट विदाउट रिमूविंग एवरीथिंग अबव इट। जब तक उसके ऊपर से बाकी एलिमेंट्स रिमूव नहीं होंगे, आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, यही बात यहाँ पे हो रही है इस पूरे पैराग्राफ में। अब आपके पास टॉप ऑफ, ये बात मैंने यहाँ पे सारी समरी वाइज लिख दी है, कि टॉप ऑफ स्टैक आपके पास क्या होता है? आप SP उसको कंटेन करता है। टॉप ऑफ स्टैक इज कंटेन इन, आप फिजिकल एड्रेस कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं? इस SS.SP कम्बिनेशन से। और स्टैक सेगमेंट आपके पास लोकेशन ऑफ द स्टैक बताता है। ये बात ठीक है, स्टैक सेगमेंट टेल्स वेयर द स्टैक इज लोकेटेड। अब ये बात कर रहा है कि 8088 आपके पास वर्ड साइज एलिमेंट्स पे काम करेगा। ठीक है, 8088 आपको पता होना चाहिए कि 8088 वर्क्स ऑन वर्ड साइज एलिमेंट्स। अब आगे आपके पास यहाँ पे बात हो रही है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टैक की। यहाँ पे डिक्रीमेंट स्टैक है और इंक्रीमेंट स्टैक है।
इंक्रीमेंट स्टैक क्या है कि स्टैक आपके पास लोअर से हायर एलिमेंट की तरफ मूव करता है, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या है आपके पास यहाँ पे, इंक्रीमेंट स्टैक मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर एड्रेसेस। और डिक्रीमेंट स्टैक के आपके पास कि जब आपके पास लोअर से हायर एलिमेंट्स की तरफ जब आपके पास एलिमेंट्स मूव होंगे, ये इन दोनों में डिफरेंस है। डिक्रीमेंट में हायर से लोअर की तरफ आपके पास स्टैक मूव कर रहे हैं जब एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, और इंक्रीमेंट में आपके पास लोअर से हायर की तरफ आपके पास जो है आपके पास स्टैक मूव कर रहा है जब आपके पास एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं आपके पास। फिर आपके पास 8088 आपके पास डिक्रीमेंट स्टैक है, ये बात यहाँ पे हो रही है, और आपके पास 8051 आपके पास इंक्रीमेंट स्टैक है, ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट स्टैक की इसने एग्जांपल दी है कि और दूसरी बात यहाँ पे मेमोरी की बात कर रहा है यहाँ पे। ये आपके पास काफ़ी है। और यहाँ पे आपके पास मेमोरी की बात हो रही है कि मेमोरी जीरो एट टॉप। आई थिंक ये जो है ना आगे मेमोरी से यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको आज के लेक्चर के बारे में कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और वो आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।